ये बात मुझे बाद में समझ आई कि कुछ जगहें इंसान को इसलिए नहीं डराते कि वहाँ कोई खौफनाक चीज़ होती है, बल्कि इसलिए कि वो जगहें इंसान को देख रही होती हैं बहुत पहले से। जिन्नात की वादी भी ऐसी ही एक जगह थी। मैंने उसका नाम पहली बार अपने दोस्त अहमद की गुमशुदगी के बाद सुना। रात के ठीक 2:17 थे। कमरा मुकम्मल खामोश था। खिड़की के बाहर हुआ भी जैसे रख गई हो। तब मेरा फ़ोन बजा। न कोई नाम, न तस्वीर, सिर्फ एक अनजान नंबर। मैंने कॉल उठाई तो कुछ लम्हे सिर्फ सांस लेने की आवाज़ आती रही। फिर एक भारी, थकी हुई आवाज़ बोली, हारिस, अगर अहमद को दोबारा देखना है तो कल सूरज डूबने से पहले जन्नत की वादी आ जाना। मेरा दिल जोर से धड़का। अहमद कहाँ है? तुम कौन हो? लेकिन जवाब देने के बजाय कॉल कट गई। वो आवाज़ मैं पहचानता था। वो अहमद ही की थी। अगले दिन मैं अकेला ही निकल पड़ा। पुलिस पहले ही हाथ खड़े कर चुकी थी। गांव वाले अहमद का नाम सुनकर नजरें चरा लेते थे। रास्ते में एक बूढ़ा चरवाहा मिला। उसके चेहरे पर अजीब सी सख्ती थी। इसने मुझसे पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? मैंने कहा, वादी की तरफ। उसका चेहरा जर्द पड़ गया। वहां लाशें नहीं मिलते? वो बोला, वहां सिर्फ फैसले मिलते हैं। मैंने बात टाल दी और आगे बढ़ गया। काश मैं रख जाता। जन्नत की वादी किसी नक्शे में नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचा मुझे फौरन एहसास हो गया कि ये आम जगह नहीं है। हुआ अचानक बंद हो गई। परिंदों की आवाज़ गायब हो गई। मेरे मोबाइल का सिग्नल सिफर हो गया। और फिर मेरे कान में एक सरगोशी आई, देर कर दी तुमने। मैं चौंक गया। पीछे मुड़ा। कोई नहीं था। मैं अंदर की तरफ बढ़ा तो जमीन पर मुझे कदमों के निशान नजर आए, नंगे पांव के। मेरा दिल बैठ गया। ये अहमद के कदम थे। मैं उन्हें पहचान सकता था, लेकिन अजीब बात यह थी कि कुछ फासले पर जाकर वो निशान उल्टे हो गए थे, जैसे कोई चल तो आगे रहा हो मगर जिस्म पीछे की तरफ मड़ा हो। मेरे हाथ कांपने लगे। जैसे ही सूरज पहाड़ के पीछे गया, वादी का रंग बदल गया। दरख्त लंबे और टीढ़े दिखाई देने लगे। साए जमीन पर रेंगने लगे। तब मैंने उसे देखा। अहमद मेरे सामने खड़ा था। मेरे दिल में एक लम्हे को सुकून आया। अहमद! मैं चीखा और उसकी तरफ बढ़ा। वो आहिस्ता आहिस्ता मुड़ा और मेरा सांस रख गया। उसका चेहरा वहां था ही नहीं। न आंखें, न नाक, न होंठ, सिर्फ एक खाली सतह जिस पर अंधेरा हल रहा था। जमीन हिलने लगी। मेरे अर्द गिर्द साए जमा होने लगे। एक गहरी आवाज गूंजी, जिन्नात की वादी में कोई बगैर कीमत के वापस नहीं जाता। या तो जिंदा किसी मर्दे की जगह लेता है, या मुर्दा किसी जिंदा को अपने साथ रखता है। अहमद का बेचारा वजूद मेरे करीब आया। उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसकी गिरफ्त बर्फ की तरह सर्द थी और उसने आहिस्ता कहा, हारिस, अब फैसला तुमने करना है। इसी लम्हे मेरे कदमों के पास जमीन से एक कब्र भरी। इस पर 2 नाम कंदा थे, अहमद, हारिस, और नीचे लिखा था, एक जाएगा, एक रहेगा। वादी खामोश हो गई, जैसे सब मेरे जवाब का इंतजार कर रहे हों। कब्र के कतबे पर लिखे दोनों नाम मेरे सामने ऐसे चमक रहे थे जैसे अंधेरे में किसी ने जलता हुआ लोहा रख दिया हो। अहमद, हारिस, और नीचे वो जमला, एक जाएगा, एक रहेगा। मेरे कानों में अजीब सी सनसनाहट दौड़ गई। दिल चाहा कि जोर से चीखूं, मगर आवाज हल्क में ही अटक गई। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, मगर जमीन सख्त नहीं रही थी। मेरे कदम आहिस्ता आहिस्ता रेत में धंस रहे थे। मैंने अहमद की तरफ देखा। वो बिल्कुल साकत खड़ा था, बेचैरा, खामोश, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि वो मुझे देख रहा है। अहमद, मैंने कांपती आवाज में कहा, ये सब क्या है? ये कोई मजाक है ना? कुछ लम्हे खामोशी रही। फिर उसके जिस्म से एक खड़दरी आवाज निकली, ये मजाक नहीं हारिस, ये वादी का इंसाफ है। मेरा सिर घूमने लगा। तुम जिंदा हो या नहीं? मैंने पूछा। अहमद ने आहिस्ता से अपना सिर झुकाया। मैं वो हूं जो जिंदा रहने के बाद वापस आया है। अचानक वादी की हवा बदल गई। एक सर्द झोंका मेरे जिस्म से टकराकर गुजरा। दरख्तों के साए लंबे होने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे करीब सुरक रहे हों। आसमान पर सितारे गलत तरतीब में थे, कुछ बहुत नीचे, कुछ बहुत दूर। मैंने घबराकर अपनी घड़ी देखी। वक्त रात 11:29 पर रुक चुका था। अहमद की आवाज आई, यहां पहली रात खत्म नहीं होती, ये सिर्फ शुरू होती है। जमीन अचानक धंसने लगी। मैं चीखने ही वाला था कि मैं नीचे गिरने लगा, लेकिन यह गिरना नहीं था। मैं हवा में लटक गया। मेरे नीचे गहरा खला था और इस खला में आंखें, सैकड़ों नहीं, हजारों आंखें। वो सब मुझे देख रही थीं, कुछ सरगोशी कर रही थीं। नया आया है, ये भी नहीं बचेगा। मेरा दिमाग
सिन होने लगा। मेरे बराबर में अहमद लटक रहा था। उसका वजूद हवा में हिल रहा था। उसने आहिस्ता कहा, मैं यहाँ 3 दिन पहले आया था। पहली रात मैंने भागने की कोशिश की, दूसरी रात मैंने झूठ बोला, और तीसरी रात वो रख गया। मैंने चीख कर पूछा, तीसरी रात क्या हुआ? उसकी आवाज कांप गई। तीसरी रात मैंने अपना दोस्त पुकारा और वादी ने तुम्हारा नाम सुन लिया। अचानक सब कुछ बदल गया। मैं जमीन पर पड़ा था, लेकिन अब आसमान सियाह नहीं था, सरख था। मेरे मोबाइल की स्क्रीन खुद ब खुद जल उठी। उस पर लिखा था 10 से 2 रात जारी है। मेरी सांस रुक गई। ये मुमकिन नहीं। मैं बड़बड़ाया। अहमद ने कहा, यहां दिन और रात इंसानों के लिए नहीं, यहां सिर्फ डीआर का हिसाब होता है। जमीन के नीचे से वही भारी आवाज भरी जो हर तरफ गूंजने लगी। जन्नत की वादी हर आने वाले को 3 मौके देती है, सच बोलने का, कुर्बानी देने का और इनकार करने का। जो तीनों में नाकाम हो जाए वो यहीं का हो जाता है। मैं चीखा, और अहमद, वो किस में नाकाम हुआ? आवाज हंसी। वो सच में इसने दोस्ती को चुना। मेरे सामने जमीन से एक और कब्र निकली। इस बार सिर्फ एक नाम था, हारिस, और नीचे लिखा था, जिंदा रहने के लिए किसी और का नाम लिखो। मेरे हाथ में एक नोकीला पत्थर आ गया। मैं समझ गया ये कलम था। मेरा हाथ कांपने लगा। मैंने अहमद की तरफ देखा। वो खामोश था। फिर आहिस्ता से बोला, मैं पहले ही मर चुका हूं, लेकिन अगर तुमने मेरा नाम लिख दिया तो मैं हमेशा के लिए यहां अकेला रह जाऊंगा। इसी लम्हे मेरे कान में एक सरगोशी आई, अहमद झूठ बोल रहा है। वो अभी मुकम्मल मरा नहीं। अगर तुमने उसका नाम लिखा तो तुम बच जाओगे। मेरे हाथ में पत्थर था, कब्र मेरे सामने थी, और वादी खामोश होकर मेरे फैसले का इंतजार कर रही थी। मेरे हाथ में वो नोकीला पत्थर था, ठंडा, सख्त, लेकिन उससे ज्यादा ठंडा वो फैसला था जो मुझसे मांगा जा रहा था। कब्र मेरे सामने थी, उस पर मेरा नाम कंदा था, हारिस, और कब्र के किनारे अहमद खड़ा था, बेचैरा, खामोश। लेकिन इस खामोशी में एक अल्तजा छपी हुई थी। मेरे कानों में एक नहीं, कई आवाजें आने लगीं, कुछ धीमी, कुछ तेज, कुछ बच्चों जैसी, कुछ बूढ़ों की तरह कांपती हुई। उसका नाम लिख दो, वो तुम्हें धोखा दे रहा है। यहां से कोई दोस्त वापस नहीं जाता। मैंने दोनों कानों पर हाथ रख लिए, लेकिन आवाजें मेरे सर के अंदर थीं। मैं चीखा, खामोश हो जाओ। वादी हंसी, दरख्त लर्जे, री तोड़ी, और वही भारी आवाज भरी, ये तीसरी रात है हारिस। अब वादी तुम्हारा सच देखेगी। यह अहमद अचानक मेरे करीब आया। मैं पीछे हटा, लेकिन मेरे कदम जैसे जमीन में जम गए हूं। उसके जिस्म से एक सियाह धुआं उठने लगा, और इस धुएं में मुझे मनाजिर दिखाई देने लगे। मैंने देखा अहमद को पहली रात अकेला छोड़ दिया गया था। वो चीख रहा था, रो रहा था, वो किसी को पुकार रहा था। और तब वादी ने उससे कहा था, अगर जिंदा रहना है तो किसी और को बुला लो। वो लम्हा मेरे लिए खंजर की तरह था, क्योंकि अगला मंजर मैं खुद था। मेरे फोन की घंटी बज रही थी। वही काल, वही आवाज। मैं लड़खड़ा गया। तो ये सब, मैंने कांपती आवाज में कहा, ये सब तुमने किया? अहमद ने आहिस्ता से सिर झुका लिया। मैं डर गया था हारिस। मैं अकेला नहीं मरना चाहता था। मेरे सीने में दर्द सा उठा, गुस्सा, दुख, खौफ, सब एक साथ। लेकिन उसी लम्हे एक और आवाज आई। वो पूरी सच्चाई नहीं बता रहा। जमीन फिर लर्जी, धुआं बदला, और इस बार मैंने एक और मंजर देखा। दूसरी रात अहमद वादी के बीच खड़ा था। इसके सामने एक और इंसान था, कोई अजनबी। वो शख्स रो रहा था, मन्नत कर रहा था, और अहमद खामोश खड़ा था। वादी की आवाज आई, एक को चुनो। अहमद ने इस अजनबी की तरफ इशारा कर दिया, और जमीन ने उसे निगल लिया। मेरी सांस रुक गई। मैंने गुस्से में अहमद को धुका दिया। वो पीछे गिरा, लेकिन जमीन पर नहीं, हवा में मौलिक हो गया। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं चीखा। उसकी आवाज अब कमजोर थी। अगर मैं बता देता तो तुम कभी ना आते, और अगर तुम ना आते तो मैं मुकम्मल तौर पर यहां का हो जाता। अब भी वक्त है। वो बोला, मेरा नाम लिख दो, मैं तुम्हारी जगह यहां रह जाऊंगा। आसमान पर लाल रोशनी फैलने लगी। मेरे मोबाइल ने आखिरी बार वाइब्रेट किया। स्क्रीन पर लिखा था, तीसरी रात, आखिरी लम्हे। वादी की आवाज गूंजी, अब फैसला सिर्फ एक नहीं, अब 3 दरवाजे हैं। मेरे सामने 3 साए बने।
पहला साया बोला, अहमद का नाम लिख दो और जिंदा वापस चले जाओ। दूसरा साया बोला, अपना नाम लिख दो और उसे आज़ाद कर दो। तीसरा साया खामोश रहा। मैंने पूछा, तीसरा रास्ता क्या है? वादी देर तक खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, तीसरा रास्ता हमेशा के लिए किसी को ख़त्म कर देता है। मेरे जहन में एक ख्याल आया, अगर वादी कुर्बानी मांगती है तो क्या कुर्बानी हमेशा इंसान ही होना ज़रूरी है? मैंने हाथ में पकड़ा पत्थर, जोर से ज़मीन पर मारा और कब्र के बजाय मैंने कानून के निशान पर लकीर खींच दी जो ज़मीन पर अभर आया था। वादी चीख उठी, तुम ये नहीं कर सकते। मैंने पहली बार डर के बजाय हौसला महसूस किया। ज़मीन फट गई। तीसरा साया भरा और उसने मेरे कान में कहा, अगर तुमने ये रास्ता चुना तो कोई नहीं जानेगा कि तुम कभी वापस आए थे। और इसी लम्हे अहमद चीखा, हारिस रख जा, ये रास्ता तुम्हें मुझसे भी बदतर बना देगा। मेरे सामने तीसरा दरवाज़ा खुलने लगा और अंदर सिर्फ अंधेरा नहीं, इंसानी चीखें थीं। तीसरा दरवाज़ा मेरे सामने आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा था। उसके अंदर न मुकम्मल अंधेरा था, न रोशनी, बस चीखें थीं। ऐसी चीखें जिनमें दर्द भी था, खौफ भी और पछतावा भी। मेरा जिस्म आगे बढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन दिमाग जानता था यही वह रास्ता है जो वादी को नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे ही मैंने एक कदम अंदर रखा, हुआ अचानक भारी हो गई। सांस लेना मुश्किल हो गया। दीवारें जिंदा लग रही थीं, जैसे नब्ज चल रही हो। हर तरफ हाथों के निशान थे, इंसानी, कुछ ताज़ा, कुछ बहुत पुराने, और हर निशान जैसे कह रहा हो, हमने भी यही रास्ता चुना था। दरवाज़ा बंद हो गया, खामोशी छा गई। मेरे सामने एक वसीया कमरा था, उसके बीच एक पत्थर का सतून खड़ा था और उस सतून से दर्जनों जंजीरें बंधी थीं। हर जंजीर के आखिर में एक साया था। ये साए इंसानी शक्ल के थे, लेकिन उनके चेहरे नामकमल थे। एक आवाज़ भरी, ये हैं वो जो तीसरे रास्ते पर चले। ये जिन्नात नहीं, ये इंसान थे। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। दीवारों पर मनाजिर चलने लगे। मैंने देखा, सदियों पहले ये वादी एक इबादत गाह थी। लोग यहाँ दुआएं मांगने आते थे, लेकिन फिर इंसानों ने ताकत मांगना शुरू कर दी। जन्नात ने पहले इनकार किया, फिर इंसानों ने कुर्बानियां शुरू की, और यूं ये वादी दुआओं से भूख तक आ गई। आवाज़ बोली, हमने ये कानून नहीं बनाया, ये कानून इंसानों ने खुद लिखा था। अचानक अहमद मेरे सामने आ गया, लेकिन अब वो बेचैरा नहीं था। उसका चेहरा टौटा हुआ था जैसे शीशा। वो रोने लगा। मैंने सोचा था मैं तुम्हें बचा लूंगा, लेकिन मैंने खुद को नहीं पहचाना। मैंने पूछा, क्या तुम अब भी यहां से जा सकते हो? इसने सर हिलाया। सिर्फ एक तरीका है। अहमद ने सितून की तरफ इशारा किया। इन जंजीरों में से एक टूटेगी, या तो मेरी, या तुम्हारी, या फिर वादी की। मेरा दिल जोर से धड़का। वादी की जंजीर कैसे टूटेगी? वो खामोश हो गया, फिर आहिस्ता बोला, अगर कोई इंसान खुद को कुर्बान करे बगैर किसी बदले के। मेरे जहन में वो सब चेहरे आए जो यहां फंसे थे। अहमद, वो अजनबी, वो चीखें। मैंने आंखें बंद की। अगर मैंने अपनी जंजीर तोड़ी, मैं खत्म हो जाऊंगा, लेकिन अगर वादी की तोड़ी, ये सब आज़ाद हो सकते हैं। लेकिन शायद मैं नहीं। अचानक मेरे सामने मेरा घर आ गया। उम्मी दरवाजे पर खड़ी थी, वो मुस्कुरा रही थी। हारिस, बस आ जाओ। मेरा दिल टूटने लगा। ये वादी का आखिरी वार था। मैंने आंखें बंद की और चीखा, तुम हकीकत नहीं हो। मंजर टूट गया। वादी गरजी। मैंने पत्थर के स्तून पर जोर से हाथ मारा। मेरा हाथ खून से भर गया और मैंने वो अल्फाज कहे जो शायद सदियों से किसी ने नहीं कहे थे। मैं कुर्बानी देता हूं, मगर सूदे के बगैर। जमीन हिलने लगी, जंजीरें कांपने लगें। एक जंजीर जोर से टूट गई, लेकिन ये न मेरी थी न अहमद की। वादी चीखी और आवाज आई, अगर ये टूटी तो तुम वापस नहीं जा सकोगे। इसी लम्हे मेरे कदमों तले जमीन गायब हो गई। मैं गिरता गया और ऊपर आखिरी चीज जो देखी, अहमद मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो मुस्कुराहट अलविदा की थी। मैं गिरता जा रहा था। न नीचे जमीन थी, न ऊपर आसमान, बस एक न खत्म होने वाला खला, जिसमें वक्त भी सांस लेता महसूस हो रहा था। मेरे कानों में वादी की चीख गूंज रही थी, गुस्से में, दर्द में और खौफ में।
کیونکہ پہلی بار کوئی انسان اس کے قانون کو توڑ چکا تھا۔ مجھے لگا میں مر چکا ہوں، لیکن پھر میں نے دل کی دھڑکن سنی، دھک دھک۔ میں اب بھی زندہ تھا۔ میرے ارد گرد مدھم روشنی پھیلنے لگی، اور اس روشنی میں نے انہیں دیکھا، تمام وہ لوگ جو اس وادی میں صدیوں سے قید تھے۔ ان کے چہرے اب مکمل تھے، ان کی آنکھوں میں شکر گزاری تھی۔ ایک بوڑھا شخص بولا، تم نے ہمیں یاد رکھا، اس لیے وادی تمہیں بھول نہیں سکی۔ اچانک اندھیرا دوبارہ چھا گیا، اور وہی بھاری آواز آخری بار گونجی، تم نے قربانی دی، مگر تمہیں اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ میرے سامنے ایک دروازہ بنا، اس پر لکھا تھا واپسی، لیکن نیچے چھوٹے حروف میں یادوں کے بغیر۔ میں سمجھ گیا، اگر میں اس دروازے سے گزرا تو میں زندہ تو رہوں گا، مگر سب کچھ بھول جاؤں گا۔ احمد، وادی، یہ سب۔ اچانک احمد میرے سامنے آ کھڑا ہوا، لیکن اب وہ عام انسان لگ رہا تھا، وہی پرانا احمد جسے میں جانتا تھا۔ اس نے مسکرا کر کہا، یہی انجام تھا حارث، کوئی ہیرو نہیں بنتا بغیر کچھ کھوئے۔ میں نے پوچھا، اور تم؟ وہ آہستہ سے بولا، میں آزاد ہو گیا ہوں، لیکن میرا وجود تمہاری یادوں سے بندھا ہے۔ اگر تم سب بھول گئے تو میں بھی کہیں نہیں رہوں گا۔ میری آنکھیں بھر آئیں۔ میرے سامنے دو راستے تھے، ایک دروازہ کھولوں اور سب کچھ بھول کر زندگی پالوں، تو یہاں رہ جاؤں یادوں کے ساتھ، لیکن جسم کے بغیر۔ میں نے پہلی بار خوف کے بجائے سکون محسوس کیا۔ میں نے احمد کی طرف دیکھا، تم نے ایک بار غلط انتخاب کیا تھا، میں وہ غلطی دوبارہ نہیں کروں گا۔ میں نے دروازے سے منہ موڑ لیا۔ اسی لمحے میرا جسم روشنی میں بدلنے لگا۔ درد نہیں تھا، بس ہلکا پن۔ وادی چیخی، پہلی بار کمزور آواز میں، تم ہمیں ختم نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا، نہیں، لیکن میں تمہیں بھوک نہیں رہنے دوں گا۔ روشنی پھیل گئی، تمام زنجیریں ٹوٹ گئیں، تمام سائے آزاد ہو گئے، اور جنات کی وادی خاموش ہو گئی۔ ایک رپورٹر پہاڑی علاقے میں ریکارڈنگ کر رہا تھا۔ وہ بولا، یہ وہ جگہ ہے جسے لوگ جنات کی وادی کہتے تھے، اب یہاں کچھ نہیں بچا۔ کیمرہ ایک پرانے پتھر پر گیا، اس پر مدھم الفاظ لکھے تھے، یہاں کوئی اکیلا نہیں مرا۔ اچانک ہوا چلی، اور کیمرے کے مائک میں ہلکی سی سرگوشی آئی، قربانی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ رات کو ایک نوجوان لڑکے کا فون بجا، نامعلوم نمبر۔ دوسری طرف ہلکی سی آواز آئی، اگر تم نے کسی کو بچانے کے لیے سب کچھ چھوڑنے کا حوصلہ رکھا ہے تو وادی اب بھی سنتی ہے۔ فون کٹ گیا۔ لڑکے نے خوف زدہ ہو کر اسکرین دیکھی۔ ٹائم 3:33 AM۔ جنات کی وادی ختم ہو گئی، مگر قربانی کا امتحان اب بھی زندہ ہے۔